हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षत कौशिक है एंड आज मैं यहाँ फिर डीकेटी में आप लोग से इस बारे में बात करने आया हूँ कि एम्स के पैटर्न एंड स्ट्रैटेजीज़ की कुछ बात करने आया हूँ। मैं एम्स एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 3rd रैंकर हूँ, जस्ट लाइक नीट। उसमें भी मेरी नीट यूजी 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3 थी एंड इट सीम्स लाइक 3 इज़ माई लकी नंबर। एंड आज मैं मेनली इस बातों पे फोकस करूँगा कि नीट एंड एम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड उसके लिए हमें क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपनानी पड़ती हैं एंड उसका पैटर्न एंड डिफ़िकल्टी लेवल सब कैसे कैसे डिफरेंट होता है। तो चलिए हम लेट्स गेट राइट इनटू इट। हम लोग एम्स के पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। तो एम्स का एग्ज़ाम एक 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है जो कि एम्स दिल्ली की बॉडी कंडक्ट कराती है। मैं अभी खुद भी एम्स दिल्ली का ही एक स्टूडेंट बनने वाला हूँ, सो आई एम वेरी प्राउड टू से कि एम्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया एंड एम्स दिल्ली को तो ऑल इंडिया फर्स्ट कॉलेज माना ही जाता है। एंड अब चलिए हम पेपर की अगर बात करें तो इस पेपर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। जीके इज़ अ सब्जेक्ट जो कि काफ़ी बच्चों को बहुत टेंशन में ले आता है एंड उसकी हम लोग चलिए लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो मेन डिफरेंस होता है नीट एंड एम्स में वो होता है कि हर सब्जेक्ट की वेटेज ही डिफरेंट होती है। नीट में बायो के 90 क्वेश्चंस होते हैं जबकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 45, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को इक्वल वेटेज दी जाती है एम्स में। एम्स में 60 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के ही एंड 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स के एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल मेंटल एबिलिटी यानी लॉजिकल रीजनिंग के। एंड एक एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एम्स एग्जाम में जिनको हम लोग कहते हैं असर्शन रीजन्स। मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे जब वो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो एम्स के लिए जो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे ARs एंड थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस, उसको वो लोग बहुत अच्छे से इग्नोर कर देते हैं। एंड ये सलाह काफ़ी बच्चों को मैं खुद भी देता हूँ कि आपको अगर नीट पे ही फोकस रखना है एंड अगर आपके गोल में एम्स पार्ट है नहीं तो आप ARs को इग्नोर कर सकते हो। बट सिंस आई एम हेयर कि आज मैं आपसे एम्स की ही बात करने आया हूँ तो आई विल अज्यूम कि आप लोग एम्स के स्पेसिफिक वे में इंटरेस्टेड हो। गाइज, अगर आप लोग को AR के लिए फोकस करना है तो मैं कहूँगा कि आप लोग को सेंसिटिव इट इज़ अ वेरी एम्बिगुअस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर जैसे आप लोग अगर जानते होंगे कि 1 एंड 2 में आंसर एग्जामिनर की मेंटालिटी पे भी कभी कभी डिपेंड कर जाता है एंड आप कभी 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते हो कि उसका आंसर 1 होगा या 2 होगा, बिकॉज काफ़ी हद तक वो इस बात पर डिपेंड कर जाता है कि किस प्रोफेसर या किस टीचर ने उस पेपर को बनाया है एंड किस प्रोफेसर ने उसका आंसर दिया है। क्योंकि मैंने खुद भी अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है कि मैं या फिर मेरे कुछ दोस्तों के लिए कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होने की, यार इस क्वेश्चन का आंसर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो हम लोग जब उस डाउट को टीचर्स के पास ले जाते हैं तो डिफरेंट टीचर्स भी खुद ही आपस में डिबेट करने लग जाते हैं कि नहीं यार मेरे हिसाब से तो 1 होना चाहिए एंड जबकि कोई और टीचर कहता है कि उसका 2 होना चाहिए। तो सिंस AR इज़ सच अ एम्बिगुअस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर इतना स्ट्रेस ना लो, बिकॉज अगर वो एम्बिगुअस आपके लिए है तो वो एम्बिगुअस सबके लिए। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि आप अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अर्ली इन टाइम से ही बढ़ा सकते हो। आप मे बी 1 साल पहले से, आई गेस 12th में आप जैसे ही घुसते हो तभी से आप AR की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी चालू कर सकते हो एंड बहुत ही इंटेंसिव तरीके से आपको तैयारी करने की तो ज़रूरत है नहीं गाइस, क्योंकि नीट पहले भी आता है एंड ज़्यादा ऊपर लेवल का भी एग्ज़ाम है, उसमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है। तो ARs के लिए आप अगर नीट एंड एम्स के बीच में जो आपको 1 या 2 मंथ्स मिलते हैं उसमें आप बहुत अच्छे से इंटेंसिवली तैयारी करो तो वो आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में हम लोग कुछ देर बाद स्टार्ट होंगे, बट अभी मैं ये बात करूँगा कि नीट्स के कंपैरिजन में एम्स का डिफ़िकल्टी लेवल कितना डिफरेंट या कितना हाई होता है। तो गाइस, जब मैं एम्स का पेपर दे रहा था तो ऑब्वियसली मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे मेरे सीनियर्स ने एंड बाकी टीचर्स ने भी बताया था कि यार तुम नीट दे के आए हो तो तुम भूल जाओ कि नीट की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी आसान थी, बिकॉज एम्स में बहुत मुश्किल आना है। एंड गाइज ठीक है, कुछ हद तक वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई भी, खासकर फिजिक्स में 5 to 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे पक्का मिलेंगे एम्स में जिसका आपको दूर दूर तक आइडिया भी नहीं लगेगा कि हाउ डू यू हैव टू सॉल्व दिस। एंड गाइज बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत बड़े टॉपर हो तो भी आपको वो आ ही जाए। मेरी शिफ्ट में मैं 1-2 और टॉपर्स को जानता था जिन्होंने वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मेरी शिफ्ट में जो कि मैंने किए। एंड गाइज लेट मी टेल यू कि उनको भी वही 5 to 6 क्वेश्चंस उन्हें आए भी थे और नहीं भी आए थे। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर 6 क्वेश्चंस मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 मुझे नहीं आए तो ऐसा हो सकता है कि उनको 5 6 7 8 9 नहीं समझ आए। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आप ज़रूरी नहीं है कि वही 6 क्वेश्चन जो एक टॉपर को नहीं आए वहीं आपको भी ना आए हो सकता है कि आपकी किसी डिफरेंट टॉपिक में ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टीज़ है एंड उस टॉपिक का क्वेश्चन जो वो टॉपर नहीं कर पाए वो आप कर डाले। एंड इसीलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप 60 आउट ऑफ 60 में से कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बात पे कॉन्फिडेंस लूज़ करने से अच्छा है कि आप उन स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दो
जो कि आपको पता है कि ये यार इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में तो मैं इंटरेस्टेड भी हूँ एंड मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च लेवल तक भी पढ़ाई कर ली है एंड रिसर्च लेवल तक नहीं भी पढ़ाई की है, फिर भी काफ़ी डिटेल्ड वे में मैंने इसको पढ़ा है। एंड गाइज अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स को ऐसे लेके जाओगे एग्जाम में तो आई बिलीव कि वो आपको हेल्प करेगा। एंड अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल में बाकी केमिस्ट्री एंड बायो की बात करें तो मैंने ये नोटिस किया कि एटलीस्ट मेरे एग्ज़ाम में एंड मेरे जिन बाकी शिफ्ट्स के लोगों से भी बात हुई कि एम्स का एक पैटर्न ये होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देते हैं। दे डोंट बॉदर कि हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन निकालना तो ज़रूरी है ही। पर्सनली मेरे में बायो में जेनेटिक्स वाले यूनिट एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट से काफ़ी अच्छे एंड थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए थे। एंड उसके अलावा अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के अपने अपने बहुत ही बैलेंस पेपर था बिकॉज ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चंस थे तीनों के। बट आई बिलीव डिफ़िकल्टी लेवल एटलीस्ट मेरे पेपर में इनऑर्गेनिक की थोड़ी सी ज़्यादा थी। एंड इस बारे में आई डोंट थिंक कि आप लोग को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है बिकॉज इनऑर्गेनिक की डिफ़िकल्टी ऑल्दो थोड़ी ज़्यादा थी, बट आई बिलीव कि मैंने खुद ही अपने कंसेप्ट्स पे थोड़े अच्छे किए थे एंड सिंस आई गॉट द 3rd रैंक सो आई थिंक कि इनऑर्गेनिक में अगर आप एकदम डेप्थ में घुस के जेडी ली या किसी और बुक्स पे आप फोकस ना भी करो तो आई बिलीव कि आप केमिस्ट्री में भी एम्स में थोड़ा कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी से मे भी थोड़ा बाहर पढ़ना पड़े, बट आई बिलीव कि आपके कोचिंग्स की मॉड्यूल जैसे पर्सनली मेरे आकाश की मॉड्यूल थी, आई बिलीव कि वो सफिशिएंट हो सकती हैं। एंड उसके अलावा अगर आप गाइज आपको पेपर सॉल्व करते वक्त इधर उधर के कुछ और चीज़ें मिलती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप रट ही जाओ, बट द लीस्ट यू कैन डू इज़ कि आप गूगल पे जाओ एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो। क्या पता आपके मेमोरी में वो एज अ पिक्चर बस रह जाए एंड आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाए बाद में। एंड चलिए अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में चलते हैं। फिज़िक्स के 60 क्वेश्चन आते हैं, मैं स्टार्ट उससे करूँगा। ऑल्दो पेपर में मेरा ऑर्डर क्वेश्चंस करने का था कि मैं पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिज़िक्स करता था, जस्ट लाइक नीट। फिज़िक्स बहुत ही इंटेंसिव आती है एम्स में एंड मेरे को पता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम उसमें देना होगा, इसलिए 3.5 आवर्स में आई बिलीव कि मैंने पहले से सोच रखा था कि यार 1 आवर 45 मिनट्स के 2 आवर्स तो मुझे फिज़िक्स में ही देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बायो एंड केमिस्ट्री को बहुत तेज़ी से गो थ्रू किया था एंड उसमें भी जितने भी मेरे डाउट्स होंगे जिस पे मुझे सेकंड थॉट्स देने होंगे तो उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके एंड के लिए छोड़ दिया था। एंड फिर जब मैं फिज़िक्स पे पहुंचा तो मुझे पता था कि मेरे को स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करनी होगी बिकॉज बहुत लेंदी पेपर भी हो सकता है। आई स्टिल हैव नो आइडिया क्योंकि मैं अभी पूरा पेपर ख़त्म नहीं किया था, इसलिए जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे कि हाँ यार ये कैलकुलेटिव भी हैं उन्हें भी मैं लास्ट के लिए ही छोड़ दे रहा था। एंड इस वे में आई बिलीव कि 2 आवर्स में आई वॉज डन विद द पेपर एटलीस्ट 1 टाइम एंड अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन मेरे छूटे हुए थे। एंड फिज़िक्स में कुछ टॉपिक्स काफ़ी ऊपर की आ गई थी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस बहुत आउट ऑफ लाइन थे एंड उसके अलावा सेमीकंडक्टर यानी मॉडर्न फिजिक्स से आई ऑल्सो एक्सपेक्टेड दिस, बट मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी आ गए थे। मैंने एम्स के लिए स्पेसिफिकली जब मैं तैयार कर रहा था नीट एंड एम्स के बीच में तो मैंने सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशंस इन 2 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था एंड आई बिलीव कि उसके फल भी मुझे मिले बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस आपके इक्विवेलेंट एनालिसिस ऑफ सेमीकंडक्टर से भी आ गए थे एंड कम्युनिकेशन से भी 2 या 3 ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जिसमें अगर मैंने अगर आखिरी 1 या 2 महीने में नहीं पढ़ा होता डेप्थ में तो मैं उसको आंसर नहीं कर पा रहा होता। तो आई बिलीव कि गाइज एम्स में मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं एंड इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अगर आप नीट एंड एम्स के बीच में इन चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें कि नीट से हट के अगर हम फिज़िक्स में बात करें कि कौन कौन सी बुक्स पकड़नी चाहिए तो आई बिलीव कि गाइज मैंने नीट वाले अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि एनसीईआरटी की बुक फिज़िक्स के लिए ऑल्दो नीट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बट बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। बट गाइज एम्स के लिए ये बहुत ही डिफरेंट हो जाता है ओपिनियन बिकॉज मैंने पर्सनली भी आखिरी वही 1 मंथ में फिज़िक्स की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी। एक बार एज अ स्टोरी बुक तो मैंने पहले पढ़ी ही थी, बट इस बार एम्स के लिए आई बिलीव कि खासकर असर्शन रीजन्स एनसीईआरटी से बहुत आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं एंड मैंने पहले के ये सालों के भी सीनियर से भी बात की एंड फिज़िक्स की एनसीईआरटी एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ें एंड मे भी थोड़े स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ें। जैसे एक टिप आपको मैं ये बताऊंगा कि उसमें जो लाइंस में इन वर्ड्स का यूज़ होता है जैसे हैंस, देयरफॉर या बिकॉज, तो अगर आप उन वर्ड्स को हाईलाइट करते चलो तो आपको उस टाइप के वर्ड्स या उस टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं जिससे एक्चुअली में एआर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड उसके अलावा भी फिज़िक्स की एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि क्या पता अभी तक कहीं मिले ना हो बिकॉज पहले किसी पेपर में नहीं आया है, इसलिए क्या पता आपको वो साइड बुक्स या फिर कोचिंग्स की बुक्स में ना मिले। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग फिज़िक्स की एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार अच्छे से पूरी कर डालो।
including every link that is given and every story और every introduction about a scientist, या फिर कुछ topics जो कि बहुत बच्चे छोड़ देते हैं बिकॉज यार ये तो important नहीं है, इसकी तो वेटेज नहीं है, क्योंकि एम्स काफ़ी इनोवेटिव तरह का पेपर होता है, उसमें बहुत अच्छे सवाल भी आते हैं, कुछ आउट ऑफ योर सिलेबस भी आ जाते हैं, कुछ जो कि उस पर बाद में हम बात करेंगे, एंड कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ऐसे जगहों से आ जाते हैं जिन्होंने जिन क्वेश्चंस को वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो एक फिज़िक्स की बुक या फिर किसी भी एनसीईआरटी को एज अ साइंस बुक देखेगा, ना कि मेरा ये सिलेबस है एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ही मेरे को रट जाने हैं। अगर आप एक साइंस एंथुजियास्ट हो एंड आप उस बुक को पढ़ रहे हो कि आपको नॉलेज गेन करना है, तो आई बिलीव कि आपको कुछ ऐसे सेक्शंस मिल जाएंगे जो कि एक नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट की आई से इग्नोर हो जाते हैं। तो एक टिप मेरी ये भी रहेगी कि आप लोग अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप उसको इस वे में पढ़ो कि आपको एक्चुअली में उसकी नॉलेज को एज अ स्पंज एब्जॉर्ब कर लेना है या जानना है, बिकॉज गाइड बुक्स तो बहुत उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेती हैं, मोस्टली वही चीज़ें निकालती हैं जो पिछले सालों के पेपर में आ चुका है। एंड आई डोंट थिंक कि आप ऑल्दो उसको जानना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आ चुका है, बट आई बिलीव कि अगर आप इस वे में एनसीईआरटीज़ को ही पढ़ लेते हो तो आप क्या पता थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट वे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रख लो, एंड जो कि कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगी एंड आपको हमेशा काम देगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। मैंने ऑलरेडी नीट वाले वीडियो में काफ़ी कुछ बताया है केमिस्ट्री के बारे में, एंड मैं ये बताऊँगा कि उसका डिफरेंस एम्स में क्या आता है, बिकॉज केमिस्ट्री थोड़ी हाई लेवल की आती है एंड ऑर्गेनिक, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से मैकेनिज़म्स पे क्वेश्चंस आते हैं। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड ये भी था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते थे जिनमें खासकर आइसोटोपिक एनालिसिस का बहुत यूज़ होता था। वो हाइड्रोजन की जगह कहीं ड्यूटेरियम लगा देते थे एंड आपको बहुत इन डिटेल में उस मैकेनिज्म को जानना पड़ता था उसका आंसर करने के लिए। एंड आई बिलीव पर्सनली कि ये बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड ये एक स्टूडेंट की इन डेप्थ नॉलेज को चेक करते हैं। एंड अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने पर्सनली गाइस KVPY में जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी ऑल इंडिया, उसके लिए मैंने ऑर्गेनिक की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बड़ी वास्ट सब्जेक्ट है, बट आई बिलीव कि अगर आप सिलेबस में बाउंड रह के बहुत अच्छे से मैकेनिज़म्स को पढ़ो या फिर कैसे आप एक फील लो उसका कि आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे प्रोसीड करती है, तो आई बिलीव कि अगर आपको वो चीज़ ना भी आए ना तो आप बहुत एक्सटेंड तक उसमें एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हो क्वेश्चन में, एंड कॉन्फिडेंटली आप उसको लगा के आगे भी बढ़ सकते हो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात ना करें, अगर फिजिकल में आए तो 2 से 3 क्वेश्चंस मुझे ऐसे मिले थे अपने एम्स के एग्ज़ाम में जो कि काफ़ी एम्बिगुअस टाइप के थे, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मैं क्या आंसर लगाऊं। सो आई बिलीव गाइस कि एम्स के लिए स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको उन्हें छोड़ना ही बेटर होगा। पर्सनली मैंने अप्रॉक्सीमेटली, आई डोंट थिंक कि मुझे एग्जैक्ट याद है, बट मैंने अप्रॉक्सीमेटली 180 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 अटैम्प्ट किए थे। एंड आई थिंक कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ दो ना तो आपकी भलाई की है। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने बहुत सारे तुक्के मार दिए थे एंड उनकी वजह से उनकी रैंक जो डिज़र्व करते थे टॉप 50 या टॉप 100 में रहना, उनकी थोड़ी डेविएट कर गई एंड वो 150 या 80 इसके आसपास उनकी रैंक आ गई। एंड आई बिलीव गाइस कि नीट में ऑल्दो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, मैंने खुद भी सारे अटैम्प्ट किए थे, बट एम्स में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अगर आप एक एजुकेटेड गेस कॉन्फिडेंटली मार सकते हो तो आई थिंक कि आपको एकदम मारना चाहिए। बट गाइस आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिस पे आप वो एजुकेटेड गेस नहीं लगा पाओगे, एंड आई बिलीव कि आप उसको मार्क फॉर रिव्यू तो एंड के लिए कर ही सकते हो, बट अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि यार चलो बस तुक्का मार दें, तो आई एडवाइस यू कि आपको वो नहीं करना चाहिए। एंड गाइस अगर बुक्स की हम बात करें तो अगेन एनसीईआरटी इवन फॉर एम्स, ऑल्दो जितनी एनसीईआरटी ओरिएंटेड नीट का एग्ज़ाम होता है उतना एनसीईआरटी ओरिएंटेड एम्स का एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। एंड ये एक तरह से अच्छी बात भी है बिकॉज इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों को एक एज मिलती है जो कि उन्हें मे बी नीट में ना मिलती हो, एंड वो टॉपर्स या फिर वो स्कॉलर्स उस एज को डिज़र्व भी करते हैं। तो गाइज़ अगर आप एनसीईआरटी के बाहर कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ते हो, नॉट गाइड बुक्स, अगर आप कुछ अच्छी बुक्स को पढ़ते हो जो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स या फिर फॉरेन ऑथर्स ने लिखी है, खासकर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में, बायो की तो हम बाद में बात करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिल सकता है एम्स के लिए, एंड आप वो डिज़र्व भी करते हो। बट अगर आप नीट के ओरिएंटेशन से डाइवर्ट हो रहे हो इस वजह से, तो आई बिलीव गाइज़ कि आपको थोड़ा एनसीईआरटी फोकस्ड रहना पड़ेगा। दैट इज़ द सिस्टम गाइज, आई डोंट मेक इट, बट आपको थोड़ा रहना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो है बायोलॉजी। मेरे पर्टिकुलर एग्ज़ाम में बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स काफ़ी डोमिनेंट थे, खासकर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एंड अगर हम 11th की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। इन चैप्टर से ऑल्दो मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट भी किया था, बट इन चैप्टर से थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज पूछी गई थी।
एंड गाइस मैंने 11th-12th में भी कभी ऐसा छोड़ा नहीं था, मैं काफ़ी अपने कोचिंग यानी आकाश की भी मॉड्यूल्स पे बहुत अच्छे से पढ़ता था। एंड उसके अलावा ट्रूमैन बुक को भी मैं बहुत अच्छे से रेफ़र करता था, बिकॉज उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसी मिल जाती है जो कहीं ना कहीं तो आपके काम आती भी है। एंड अगर आपके इन 2 साल में वो नॉलेज नहीं काम आई ना गाइस, तो दैट डज़ नॉट मीन इट गोज़ टू वेस्ट। अगर आपको ऐसा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है आपके इन 2 साल की जर्नी में, तो आप उस पर एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हो। एंड ऑल्दो पर्सनली तो मैंने ये नहीं किया, बट अगर आप नीट के बाद भी एम्स के लिए बीच में बायो के लिए टाइम निकाल पाते हो, मैं तो नहीं निकाल पाया बिकॉज गाइज मैं फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा घुस गया था उस 2 महीने के लिए। बट अगर आप निकाल पाते हो तो आई बिलीव कि इन खासकर जिन टॉपिक्स का मैंने नाम लिया उसमें आप थोड़ा इन डेप्थ ट्रूमैन या फिर कोई अच्छी बुक कैम्पबेल, इन सब से आप पढ़ सकते हो। एंड गाइज इसके अलावा मैंने बहुत डिटेल में आपको हर सब्जेक्ट की एनालिसिस बताई थी नीट वाले वीडियो में। एंड बायो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए। आई बिलीव कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करोगे तो 3.5 आवर्स एनफ होते नहीं हैं एम्स के लिए अगर आपको 200 के 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। बट गाइज अगर आपको 3.5 आवर्स मिले हैं तो सारे बच्चों को मिले हैं, तो अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस वे में एफिशिएंटली करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओ। अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ भी दे रहे हो जिसमें आपको 20 मिनट्स टाइम लगेगा, बट उसकी वजह से आपने जितनी स्मार्टनेस दिखाई, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, उसकी वजह से आप ऐसे 5 क्वेश्चन कर लो जिनमें आपको 4 to 5 मिनट्स चाहिए हो, तो आई बिलीव कि आपको बहुत एक ऐसी एज मिलेगी जो कि काफ़ी लोग की छूट जाती है, बिकॉज वो ईगो पे बात को ले लेते हैं कि अगर उनसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो इस बात पे ईगो को ले लेते हैं। एंड उनको 20 to 30 मिनट्स उस एक क्वेश्चन पे वेस्ट हो जाता है, जिससे ज़्यादा डेट्रीमेंटल आई डोंट थिंक कि आपके एग्जाम के लिए कुछ भी हो सकता है। एंड उसके अलावा अगर हम जीके की बात करें, जो कि बहुत ही इनोवेटिव या डिफरेंट चीज़ है एम्स के एग्ज़ाम में, जो कि कोई भी बच्चा सोचता नहीं है, उसकी तैयारी नहीं करता है, तो गाइज़ पर्सनली तो मैंने भी नहीं की थी। मैंने बस लास्ट वीक में, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो लास्ट वीक में मैंने आई डोंट थिंक मोर देन 30 मिनट्स अ डे से ज़्यादा इस पे ध्यान दिया होगा। एंड ये भी आई थिंक कि मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट गाइज अगर आप उनमें से एक हो जो कि रोज़ ऑलरेडी एक न्यूज़पेपर पढ़ता है या फिर ऑनलाइन न्यूज़ से कॉटअप रहता है, तो गाइज आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इन शॉर्ट जैसे कुछ 1-2 ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर कंफर्टेबल हो इस चीज़ से कि आप जीके पढ़ सकते हो, खासकर करंट अफेयर्स, बिकॉज करंट अफेयर्स के अलावा जो बाकी की जनरल नॉलेज होती है, मैं पर्सनली उससे बहुत अनकंफर्टेबल रहता हूँ, बिकॉज आई बिलीव द सिलेबस इज़ टू वास्ट एंड टू लेस इंपॉर्टेंट टू फोकस। बिकॉज गाइज अगर आपके पास फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है तो जीके जनरल नॉलेज एज अ सब्जेक्ट इज़ इक्वलेंट टू 1000 फिज़िक्स, एंड उसकी वेटेज ऑलमोस्ट 1/6 है फिज़िक्स की। तो आई पर्सनली डोंट फाइंड कि ये बहुत एफिशिएंट तरीका है, इसलिए मैं सोचता था कि यार ठीक है जाएंगे, जो आता होगा लगा देंगे। एंड आई थिंक कि मैंने मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे ही क्वेश्चंस मुझे मिल गए थे। मुझे ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस आए थे जीके के, एंड उसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस मुझे खुद आ गए थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट, क्योंकि मैं पर्सनली जीके एम्स के जीके के लिए तो मैंने कोई तैयारी की नहीं थी, बट आई थिंक कि ऐसे ही आप डे टू डे लाइफ में जो कुछ कुछ सीखते रहो ना, तो क्या पता आपको उन्हीं में से काम आ जाए। बिकॉज आप अभी 17, 18, 19 ईयर्स के हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जनरल नॉलेज में सीखा है, एंड आई बिलीव कि उन्हीं में से वो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। एंड करंट अफेयर्स में आप आखिरी के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स धीरे धीरे कवर कर लो, तो आपको वो भी बेनिफिट कर सकता है। तो गाइज़ इसके साथ आई बिलीव कि मैंने हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया, नीट से कैसे कैसे डिफरेंसेस होते हैं इसमें। एक फाइनल टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे जूनियर्स में से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को लगता है यार ये क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है, बहुत एम्बिगुअस क्वेश्चन है, तो उनसे पूछता हूँ कि क्वेश्चन आया कहाँ से। तो वो कहते हैं कि यार मैंने ये बुक खरीदी, इसमें ये एम्स 2017 का क्वेश्चन, ये एम्स 2016 का क्वेश्चन है। तो गाइज़ एक लास्ट मेरी टिप ये रहेगी कि गाइज़ डोंट बिलीव दोज क्वेश्चंस, बिकॉज एम्स एज अ बॉडी, एज अ ऑफिशियल बॉडी, उस कभी अपना पेपर रिलीज़ नहीं करता। एंड अगर किसी भी बुक में वो क्वेश्चन छपे हैं तो वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस गाइज़ आप भी अपने स्टूडेंट्स को जानते हो कि उन पे कितना भरोसा किया जाता है उनकी मेमोरी पे। मैंने खुद ही जब पेपर दिया तो आई गेस नेक्स्ट डे मुझे उसका 30% 40% पेपर याद था। एंड अगर कोई मेरे से पूछता कि एक क्वेश्चन भी बताओ, तो आई बिलीव कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली कभी नहीं बता सकता हूँ वर्ड बाय वर्ड की सेम क्वेश्चन क्या था। एंड इसमें अगर एक इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो जाएगी तो वो क्वेश्चन ऑल्दो पब्लिश तो हो जाएगा, बट वो हर बच्चे को डाउट में डाउट लाते रहेगा हर 2 साल तक, 3 साल तक। एंड गाइज उन चीज़ों के पीछे आप ना परेशान हो, इसकी जगह आप ऐसे पेपर्स लगाओ जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने खुद बनाए हैं, थोड़े नए बनाए हैं। ठीक है, अगर आप एम्स के क्वेश्चंस पुराने देख लो इस वे में कि आपको एक बैक ऑफ द माइंड पता है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन गंदा होगा, बेकार होगा, या फिर मेमोरी बेस्ड है तो गलत होगा।
तो अगर आप इस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड रख के वो पेपर करो तो भी ठीक है, बट मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप उसे करो ही मत। मैंने खुद भी कभी एम्स के प्रीवियस पेपर्स लगाए नहीं थे। मैं इधर के पेपर्स, मैंने आईटी एडवांस के भी कुछ पेपर्स लगा लिए थे आखिरी दिनों में। आईटी मेंस के तो मैं लगाता ही था, एंड बट एम्स के पेपर मैं कभी नहीं लगाता था, बिकॉज मेमोरी बेसिस पे आप अगर उसको कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। एंड आई गेस ये मेरी फाइनल एडवाइस रहेगी। इसके साथ मैं डीकेटी पे आप लोगों के साथ दूसरी बार आज मिलने आया हूँ, एंड इट वाज नाइस, दिस सेशन वाज नाइस। मैं डीकेटी को थैंक्स बोलना चाहूँगा मुझे अगेन इनवाइट करने के लिए, एंड विद दैट आई विल बिड यू फेयरवेल। थैंक यू गाइस, गुड बाय।